हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित अग्रवाल, योर टीचर। ये फिजिक्स के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट है। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, फोर्स के बारे में पूरा हमने पढ़ा था, उसकी थ्योरी और उसके क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अब इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम गैलीलियोस कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। आपने फर्स्ट वीडियो में समझा था कि अगर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रही ऑब्जेक्ट पे और वो मूव कर रहा है, सो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड। तो ये बात डिस्कवर कैसे हुई? ये बात डिस्कवर की थी गैलीलियो ने। ओके, और किस तरीके से गैलीलियो ने इंक्लाइंड प्लेन्स पे ऑब्जेक्ट्स के मोशन को ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पे he came to the conclusion that objects move with a constant speed when no net force acts on them। और ये उसने किस तरीके से इस पे वो पहुंचा और क्या गैलीलियो ने डिडक्शंस या आइडियाज बनाए, वो आप इस फिगर से समझिए। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, जो साइंटिस्ट थे, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है जो फिगर में देख रही है, दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन और ये फ्रिक्शनलेस है, ओके, और ये नीचे की तरफ जा रहा है इंक्लाइंड प्लेन और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है और ये फ्रिक्शनलेस है। अगर सो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, अगर यहाँ पे एक गोल मार्बल को रिलीज किया जाए तो वो नीचे की तरफ जाएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फिर नीचे जाने के बाद अब प्लेन ऊपर की तरफ है, इंक्लाइंड प्लेन, तो ये अब ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा, ओके, बट एक हाइट पे जाके वो रुक जाएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रही है नीचे की तरफ, इस वजह से मार्बल रुक जाएगा। तो ये जो हाइट है, जिस हाइट से छोड़ा गया और जहां पे वो रुका, वो हाइट अकॉर्डिंग टू गैलीलियो वो सेम हाइट है। और इसी तरह अगर जो ये वाला इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल बदल दिया जाए और जो ये डॉटेड लाइन दिखाई जा रही है, इतना कर दिया जाए इंक्लाइंड प्लेन, तो भी गैलीलियो ने ये नोट किया कि जो मार्बल है वो सेम हाइट तक ही ऊपर जाएगा। वो डिस्टेंस तो ज्यादा ट्रेवल करेगा बट जो हाइट है वो सेम रहेगी। ओके, और तीसरी बात जो गैलीलियो ने डिड्यूस की कि अब इसको जैसे जैसे नीचे करेगी तो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल और नीचे की तरफ आता जाएगा, तो मार्बल और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और उतनी ही हाइट तक वो पहुंचेगा। बट अगर इसको बिल्कुल इधर स्ट्रेट लाइन में कर दिया जाए, यानी वो इंक्लाइंड प्लेन रहे ही ना, नीचे फ्लोर ही हो जाए जो फ्रिक्शन लेस है, तो तब जो मार्बल है वो बिल्कुल सीधा चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो मार्बल उसी हाइट को अचीव करने की कोशिश करेगा बट वो उस हाइट तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। सो इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि इस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी से क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट होती है और ये जब मोशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो जब डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो उस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट तभी रहता है कि अगर 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल हो। ओके, ये बात आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे, अभी इतना आप समझ सकते हो। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे गैलीलियो ने ये डिड्यूस किया या कंक्लूड किया that no net force is required to sustain the uniform motion of marble। जैसे आपने इस फिगर में समझा कि
जब नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मार्बल चल रहा है तो कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही उस पे, नेट फोर्स, बट फिर भी एक वो यूनिफॉर्म मोशन मार्बल अटेन करेगा, उसी पे वो चलता रहेगा। और अगर उस मार्बल की स्पीड को चेंज करना है या डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना है तो एक नेट फोर्स लगानी पड़ेगी। ओके, तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इसको एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये है, डिस्क्राइब इन डिटेल गैलीलियोस आइडियाज एंड डिडक्शंस बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो उसमें आपको ये फिगर के साथ ये एक्सप्लेन करना है। गैलीलियो ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं किया था एग्जैक्ट, ये उसकी डिडक्शंस है, क्योंकि इसमें तो फ्रिक्शन लेस प्लेन एज्यूम किया गया, बट वो उनके पास नहीं था फ्रिक्शन लेस प्लेन, ये उनकी डिडक्शंस है। तो क्वेश्चन में जैसे यही आपसे पूछा जाएगा, डिस्क्राइब इन डिटेल गैलीलियोस आइडियाज एंड डिडक्शंस बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये फिगर बनानी है, तब ये लाइन लिखनी है, ये वाला, ये जो पोर्शन है ये एक नोट है, बस ये नहीं लिखना आपने। इसको मैं अभी बताता हूं, दिस इज जस्ट ए नोट, और आपने ये एक्सप्लेन करना है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, जो मैंने समझाया है वही इसमें लिखा है, और ये पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ लिखना है। मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि ये पोर्शन नहीं लिखना बस। अच्छा, अब मैं इस पोर्शन के बारे में भी बता देता हूं। इसमें मेंशन्ड है कि जैसे हमने जो इस एक्सपेरिमेंट में एज्यूम किया कि फ्रिक्शनलेस प्लेन हो, तो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फ्रिक्शनलेस प्लेन हो। तो इसलिए मोस्टली ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन किसी फ्लोर पे मूव कर रहा है, कोई भी ऐसे राउंड मार्बल, तो वो स्टॉप हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है डीप स्पेस में, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होती, फ्रिक्शन फ्रॉम एयर भी नहीं होती, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नहीं होती। तो इसलिए बिल्कुल डीप स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो एक बार अगर मूव कर रही है तो वो मूव करते ही रहते हैं, वो स्टॉप नहीं होते। ओके, ये बात इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। फिर हम आगे देखें तो गैलीलियोस के जो आइडियाज थे, जो यहाँ हमने समझे, उन्हीं को बेस बना के न्यूटन, जिनका नाम आपने पहले सुन रखा है जरूर, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने और इसको स्टडी करके 3 लॉज बनाए, जिन्हें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहा जाता है। हम इन लॉज ऑफ मोशन को एक एक करके स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम 2 टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं, इनर्शिया एंड मास, क्योंकि ये टर्म्स न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यूज होगी, इसी के बेसिस पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनेगा। सो इनर्शिया क्या है? जैसे अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहती है, उस पे कोई फोर्स लगाई जाएगी तभी उसमें मूवमेंट होनी शुरू होगी। इसी तरह जैसे हमने समझा कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और कोई उस पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो वो बॉडी उसी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी अनलेस एंड अनटिल उस पे कोई फोर्स एक्ट हो। तो ये एक टेंडेंसी हो गई या एक प्रॉपर्टी हो गई बॉडी की, कि जिससे
वो उसी स्टेट में रहती है, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। जैसे इनर्शिया की डेफिनेशन अगर आ जाए तो ये फर्स्ट लाइन आप पढ़े, इस तरीके से लिख सकती है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इन अदर वर्ड्स, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। दोनों लाइंस लिखना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक आप ध्यान रख सकते हैं। इनर्शिया को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। ओके, अच्छा, इनर्शिया तीन टाइप्स का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मीन्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट अगर हम देखें, सो दैट इज टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई उस पर फोर्स एक्ट ना हो। तो ये उसकी एक टेंडेंसी हो गई बॉडी की टू रिमेन इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन is called inertia of motion। अगर वो मोशन में है तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो या फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ना हो तो वो उसी मोशन में चलती रहेगी। इसी तरह इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर एक डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, उस पर फोर्स ना हो, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव होती रहेगी। दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप क्वेश्चन 5 देख सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं वो एग्जाम में, डिफाइन इनर्शिया। तो इनर्शिया की डेफिनेशन लिखनी है, ये मैंने जो समझाया ऊपर, दोनों में से कोई भी एक लाइन। और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो इन तीनों टाइप्स के बारे में ये डेफिनेशन है, ये लिखनी है। इन तीनों टाइप्स के एग्जाम्पल्स भी हम आगे पढ़ेंगे, वो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन में एग्जाम्पल भी आ जाता है तो जो मैं आगे बताऊंगा तो वो एग्जाम्पल भी इसमें ऐड कर देने। ठीक है, अभी हम ये अगला टॉपिक देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड इनर्शिया। सो मास एंड इनर्शिया एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटर रिलेटेड है। मास ऑफ ए बॉडी इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। वो किस तरीके से कि अगर कोई बॉडी हैवी है, ज्यादा हैवी है, तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको मान लीजिए वो रेस्ट पे है, उसको धक्का लगा के उसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टेबल मान लो 50 किलो की है और एक 10 किलो की है, तो ऑब्वियसली जो भारी टेबल है उसको धक्का देने में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। वो रेस्ट पे रहेगी, उसकी जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट, वो ज्यादा होगी। मींस उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ये बात समझे? और इसी तरह जो हल्की टेबल है जिसका सिर्फ 10 केजी वेट है, उसकी टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट वो कम होगी, वो कम फोर्स में ही मूव करने लगेगी। सो मींस हैवियर द बॉडी, ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया, एंड लाइटर द बॉडी, lesser the inertia। ओके, यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन भी की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस तरीके से आ सकता है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड इनर्शिया ऑफ ए बॉडी गिविंग ए सुटेबल एग्जांपल। तो जैसे मैंने समझाया, इस पैराग्राफ को आप पढ़िए, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकती है। ये आंसर आपने लिखना है, जिसमें रिलेशनशिप भी लिखा है और एग्जाम्पल भी लिखा है। अच्छा, फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा बेसिकली वही, उसी को एक्सप्लेन करना है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
मीन्स कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है इन ए स्ट्रेट लाइन, तो जब तक उस पर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगेगी तो वो उसी स्टेट में रहेगा। तो यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये इसकी स्टेटमेंट है या डेफिनेशन। अगर आ जाए स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया, तो दोनों में ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपने लिखना है। Newton's first law of motion states that an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. Okay students, यही आपको समझाया है, यही लिखा है, तो समझ के थोड़ा सा इसकी इंग्लिश को ध्यान में रख के आपने लिखना है। तो क्वेश्चन 7 और 8 अगर आ जाए तो आपने ये पैराग्राफ लिखना है। और फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, उसके लिए आपने ये सेकंड पैरा लिखना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body by itself is not able to change its state of rest or of uniform motion. Okay, यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। So this property of a body is also called inertia. So Newton's first law of motion is also called law of inertia. तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसी के बारे में एक लाइन लिख के उसको इनर्शिया से इंटररिलेट करना है कि यही इनर्शिया है, और इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन 9 के लिए ये सेकंड पैराग्राफ में जैसे लिखा है ये लिखना है आपने। और साथ ही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को भी डिफाइन करता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, जो क्वेश्चन 10 आप देख रहे हैं। एक्सप्लेन हाउ डज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स। तो इसमें आपने थर्ड पैराग्राफ में जो लिखा है वो लिखना है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a body does not change its state of rest or uniform motion unless an external force acts on it. So from the law itself, force can be defined as some external influence which changes or tends to change the state of rest or uniform motion of a body. In this way, first law of motion defines force. So basically, वही first law of motion की एक लाइन लिखनी है और उसी के बेसिस पे फोर्स को डिफाइन करना है। That from the law itself, force is some external influence which changes or tends to change the state of rest or uniform motion. और फिर हमने लिखना है कि in this way, first law of motion defines force. Okay, students? अच्छा, अभी हमने जैसे देखा कि 3 टाइप के इनर्शियाज होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीनों के अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। तो इन हर एग्जाम्पल से एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार 1 मार्क्स का रीजन करके कि इसको आप एक्सप्लेन करो या गिव रीजन। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या सिंपली आपको उसको आ जाएगा डिफाइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड गिव 1 एग्जाम्पल या गिव 2 एग्जाम्पल। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो जैसे पहले बताया वो डेफिनेशन है, और इनमें से कोई एग्जाम्पल आप लिख सकती है। तो पहले एग्जाम्पल समझिए। पहला एग्जाम्पल है कि कोई जैसे कार है, मान लीजिए वो एक स्टेशनरी पोजीशन में खड़ी है, तो उसको एकदम से जब स्टार्ट किया जाता है तो हमारी जो अपर बॉडी है वो थोड़ा पीछे की तरफ चली जाती है। ऐसा खास तौर से कार में तो इतना पता नहीं चलता, बट अगर आप बस में सफर कर रहे हैं और बस में आप खड़े हैं, मान लीजिए बस एक स्टॉप पे रुकी, तो जब वो एकदम से स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ जाते हैं, आपकी जो अपर बॉडी है
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि जब कार या वो बस स्टेशनरी पोजीशन पे है तो जो हमारी टांगे है, लोअर पोर्शन है, फीट है, वो टच हो रहा है नीचे फ्लोर के साथ, बस के फ्लोर के साथ। तो जैसे बस मूव हुई तो वो उससे कनेक्शन होने की वजह से लेग्स वो भी उसके साथ ही मोशन में आ जाती है। बट जो हमारी अपर बॉडी है वो एकदम से मोशन में नहीं आ पाती, तो वो जो रेस्ट पे होती है तो उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करती है। इस वजह से आप इसको सिंपल इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी टांगे तो आगे निकल गई और अपर बॉडी पीछे रह गई उस मूवमेंट के लिए, कुछ 1-2 सेकंड्स के लिए। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी हमारी पीछे की तरफ जाती है। तो इसको अब आप समझिए कि अगर आए तो लिखना कैसी है। व्हेन ए व्हीकल सडनली एक्सेलरेट्स, तो जब अगर स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हुई तो वो भी एक्सेलरेशन है, और मान लो बस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और एकदम से उसने स्पीड बढ़ाई तो वो एक्सेलरेट हुई, तब भी पीछे की तरफ आप गिरोगे। तो एक्सेलरेट्स में वो दोनों बातें आ गई। When a vehicle suddenly accelerates, the lower part of our body and feet being in direct contact with floor of vehicle moves with the vehicle. But due to inertia of rest, upper part of our body tends to remain at rest and hence we fall backwards. तो इसमें ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि एग्जाम्पल जब लिखोगे या एक्सप्लेन करोगे तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये टर्म जरूर यूज करनी है, ये एक्सप्लेन करना ना रह जाए, ठीक है, जब रीजन दोगे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो मान लीजिए इसका क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन 11 आ जाए, ये तो आप कर लोगे, डिफाइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गिव इट्स टू एग्जांपल। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डू वी फॉल बैकवर्ड इफ ए व्हीकल सडनली एक्सेलरेट्स। तो उसमें इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है, और इसमें ये टर्म ध्यान रखनी है कि बाकी लैंग्वेज थोड़ी आप चाहे अपने हिसाब से लिख दो, बट ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये टर्म जरूर यूज करनी है। अच्छा, इसी तरह हम और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बी, कई बार जैसे कहता है तो उसमें जो पीसेस होते हैं, गीटियां होती है, तो उसको कई बार हम प्लेन भी रख देती है और कई बार एक के ऊपर एक करके भी हम रख देते हैं, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम एक के ऊपर एक करके रखते हैं और स्ट्राइकर से हम हिट करते हैं सबसे नीचे, तो जो ऊपर का नीचे का जो होता है गीटी, वो तो एकदम से निकल जाती है और ऊपर की सारी गीटियां एकदम से नीचे की तरफ फॉल होती है, गिरती है। वो उसके साथ आगे की तरफ नहीं जाती, मूव नहीं करती, वो सीधा नीचे की तरफ गिरती है। सो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कई बार ये भी होता है कि नीचे की गीटी निकल जाए और ऊपर की गिरे ना, वो भी बैलेंस बना के उसी पर ही, सरफेस पे ही टिकी रहे। ओके, तो इसका जैसे क्वेश्चन इसी तरह पूछ सकती है, क्वेश्चन 13 आप पढ़ो। इन द गेम ऑफ कैरम व्हाट हैपेंस व्हेन ए स्ट्राइकर हिट्स द बॉटम ऑफ ए पाइल ऑफ कॉइन्स, गिव रीजन। तो उसको इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। इसको स्क्रीन पे पढ़ सकती है क्या लिखा है। फिर हम एग्जाम्पल्स सी देखते हैं। सी और डी एग्जाम्पल एनसीईआरटी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल सी है, मान लीजिए एक गिलास है, वो एक टेबल के ऊपर रखा है, उसके ऊपर एक कार्ड प्लेस कर दिया गया है उसके टॉप पे, और उस कार्ड के ऊपर एक कॉइन रख दिया जाए। ओके, अब हम जैसे स्ट्राइक करते हैं कैरम बोर्ड को, तो उसी तरीके से कैरम बोर्ड की स्ट्राइकर को, तो उसी तरीके से कार्ड को अगर जोर से ऐसे हम हिट करें, स्ट्राइक करें, तो जो कार्ड है वो एकदम से आगे की तरफ चला जाएगा, पर कॉइन साथ में आगे नहीं जाएगा। अगर बहुत तेजी से हम हिट करेंगे, कॉइन नीचे की तरफ उस गिलास के अंदर गिर जाएगा। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ कॉइन। तो इस वजह से कॉइन टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट,
और कार्ड आगे निकल गया, कॉइन रेस्ट पे रहेगा और इसलिए वो नीचे की तरफ गिर जाएगा गिलास के अंदर ही। तो इसी का भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन पढ़िए और इसका ये आंसर है जो सी में मैंने एक्सप्लेन किया। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर डी एग्जाम्पल पे हम आते हैं। डी एग्जाम्पल है कि एक ट्रे है, ट्रे में जैसे कई बार एक बर्तन होता है उसमें पानी है, तो हमने उसे पकड़ा हुआ है, एकदम से हम अगर मूव करेंगे, साइड में मूव करें मान लीजिए, तो जो पानी है वो ऊपर से छलक जाता है या बर्तन नीचे भी गिर सकता है उसका बैलेंस लूज होके। तो ये क्यों? दिस इज अगेन ड्यू टू inertia of rest. So you can read this example D. और इसी से रिलेटेड इसका क्वेश्चन आ सकता है, यही सिचुएशन दे दी, फिर वो गिव रीजन पूछ सकते हैं कि बताओ ऐसा क्यों होगा। तो आपने इसी तरह से लिख के और ये टर्म जरूर यूज करनी है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। इसी का एक अलग क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्वेश्चन 15, इसी डी एग्जाम्पल पे ही बेस्ड। यू कॉल्ड योर फ्रेंड फ्रॉम बिहाइंड हु वाज ड्रिंकिंग कॉफी, he suddenly turned around and coffee fell on his clothes, give reasons। तो इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक गीला कपड़ा जैसे होता है तो उसको सडनली जर किया जाता है, ऐसे झाड़ते हैं जब सुखाने के लिए, और फिर हम उसको टांगते हैं मान लीजिए तार पे। तो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें होती है वो बाहर निकल जाए और फिर उसमें उसको सुखाएंगे तो और इजीली और जल्दी सूख जाएगा। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स अलग कैसे हो जाती है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब उसको झाड़ा गया तो एकदम से कपड़ा तो मोशन में आ गया, बट जो वाटर ड्रॉपलेट्स है दे टेंड टू रिमेन इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड कंपेयर टू टॉवल, और इसलिए वो बाहर की तरफ फ्लाई ऑफ हो जाती है ड्रॉपलेट्स। और इस तरीके से हम कपड़ों से को थोड़ा ड्राई करने में हमें आसानी रहती है। तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन 17 आप पढ़ सकते हैं। तो दोनों केस में आपने जो ई में लिखा है इस तरीके से डिस्क्राइब करना है। यू कैन रीड इट। अच्छा, अब हम इनर्शिया ऑफ मोशन इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमने उसमें देखा था कि अगर कोई बस है एकदम से स्टार्ट हुई तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। अब इसी तरह कोई बस चल रही है और एकदम से ब्रेक लगे तो फिर हम आगे की तरफ गिरते हैं। वो किस लिए? क्योंकि हमारा जो लोअर बॉडी है, हमारे फीट है, वो कांटेक्ट में है बस के फ्लोर के साथ। तो बस रुकी तो हमारी लोअर बॉडी भी जल्दी ही एकदम से बस के साथ ही रुक जाती है, बट इनिशियली 1-2 सेकंड के लिए अपर बॉडी को रुकने में टाइम लगता है, तो वो मोशन में ही रहती है और इस वजह से हम आगे की तरफ गिरते हैं। ओके, इसलिए सेफ्टी बेल्ट्स भी दी जाती है कार्स वगैरह में, ताकि हम आगे की तरफ अगर ऐसे सिचुएशन हो गिरे तो हमें चोट ना लगे, हम आगे हमारा सर किसी चीज से ना टकराए, कोई एक्सीडेंट ना हो। सो इससे रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन 19। दोनों में आपने ए पार्ट में जैसे लिखा है ऐसे एक्सप्लेन करना है। यू कैन रीड द क्वेश्चन विद द आंसर।
साथ ही अगर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने को आए तो भी आपने इस तरीके से लिखना है एग्जाम्पल। अच्छा, फिर हम बी एग्जाम्पल देखते हैं। बी एग्जाम्पल है जैसे अगर आपने नोट किया हो, एक मूविंग बस है या मूविंग ट्रेन है जो अभी रुक रही है, तो कई बार पूरा रुकने से पहले ही हम बाहर जंप कर जाते हैं। मान लीजिए स्टॉप आने वाला है, तो उसमें हम ट्रेन या बस के साथ ही थोड़ा सा जंप मारते हुए आगे की तरफ ही दौड़ लगाते हैं 3-4 सेकंड तक, तो हमारे लिए सही रहता है। अगर हम ऐसे दौड़ नहीं लगाएंगे, जस्ट बाहर ही जंप लगा देंगे, तो हम आगे की तरफ गिरेंगे और हमें चोट लग सकती है। ओके, तो ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। हमने जब जंप किया तो जब हमारे फीट फ्लोर पे टच हुए बाहर जमीन पे, तो जमीन तो रेस्ट पे है, तो हमारे फीट एकदम से रेस्ट पे आ गए, बट हमारी अपर बॉडी वो दैट टेंड्स टू रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि वो अभी हम ट्रेन में मोशन में थे, तो वो मोशन में ही होती है, तो उसको रुकने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह से अपर बॉडी आगे की तरफ जाने लगती है, फ्लोर हमारे फीट जो है वो रेस्ट पे आ जाती है और हम आगे की तरफ गिरते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें थोड़ा सा आगे की तरफ रन करना चाहिए जंप करते हुए। ओके, सो रीड दिस, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन 20 है, यू कैन रीड इट फर्स्ट और फिर उसका आंसर भी रीड कीजिए ऊपर। फिर एक एग्जांपल है कि एक लॉन्ग जंप एथलीट जो होता है, वो लॉन्ग जंप लगाने से पहले दौड़ क्यों लगाता है? क्योंकि इससे उसकी बॉडी में इनर्शिया ऑफ मोशन डेवलप हो जाता है। तो जब वो जंप लगाता है तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन उसको एक लंबी जंप लगाने में हेल्प करता है। तो ये हो गया सी एग्जांपल। डी एग्जांपल है, एक घोड़े के ऊपर जब घुड़सवार बैठा होता है और घोड़ा दौड़ रहा है और एकदम से जब वो रुकता है, तो अगर कोई नया घुड़सवार है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आगे की तरफ गिरता है। ठीक है, और क्यों गिरता है? इसीलिए ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। घोड़ा रेस्ट पे आया, उसकी लोअर बॉडी रेस्ट पे आ गई, बट अपर बॉडी मोशन में है, तो वो आगे की तरफ गिरती है। सो ये डी एग्जांपल में दिया है। इसके क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन 21 एंड क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 21 सी एग्जांपल के लिए, क्वेश्चन 22 डी एग्जांपल के लिए, या क्वेश्चन 23 डिफाइन इनर्शिया ऑफ मोशन एंड गिव इट्स 2 एग्जांपल्स, ये भी आप कर लेंगे। इसके सी और डी आप एक बार पढ़ लीजिए ढंग से, वीडियो पॉज करके। अब हम आते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल्स पे। पहला एग्जांपल है, जैसे एक कार होती है, उसमें आप बैठे हैं, तो कोई मोड़ आया, तो एकदम से जब आप कट मारते हो, मान लो लेफ्ट को आपने एकदम से स्टीयरिंग मोड़ा, तो आपकी बॉडी इस तरफ साइड में थोड़ा सा फॉल होती है। ऐसा बसेस में ज्यादा आप फील करोगे। तो ये किस वजह से है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब व्हीकल स्ट्रेट जा रहा है तो स्ट्रेट डायरेक्शन है, बट जब लेफ्ट एकदम से मुड़ा, तो जो बॉडी है वो स्ट्रेट ही शुरू में जाने की कोशिश करेगी। इट टेंड्स टू गो इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, तो उस वजह से वो साइड में गिरती है। ओके, ये यहाँ एक्सप्लेन किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 24 है या क्वेश्चन 25 है, ये पूछे जा सकते हैं।
तो इन दोनों केसेस में जैसे एप में एक्सप्लेन किया है और मैंने अभी समझाया उस तरीके से आंसर करना है. यू कैन रीड इट. दूसरा एग्जांपल है, कई बार आपने अगर नोट किया हो जो टैक्सी होती है उसके ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव वो बियरिंग से लगे होते हैं, जिसमें जो आपके मान लो अटैची वगैरह बैग्स है उनको बांधा जाता है. तो इसी तरीके से जो बसेस होती है उसमें भी साइड में रेलिंग्स लगी होती है. और तो ये किस लिए होता है? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि एकदम से ही जब व्हीकल है वो लेफ्ट या राइट मुड़ेगा तो जो आपके लगेजेस है बैग्स है वो नीचे ना गिरे, क्योंकि वो भी तब बिल्कुल उस पोजीशन में नहीं रहेंगे. ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो साइड में फॉल हो सकते हैं. तो इस वजह से ऊपर उन्हें बांधा जाता है या साइड में लोहे की रेलिंग्स दी जाती है. ओके, तो ये क्वेश्चन 26 हो गया. इस तरीके से पूछा जा सकता है और उसका आंसर आपने ऐसे करना है जो बी में एक्सप्लेन किया है. आप पढ़ सकते हैं. थर्ड एग्जांपल है, अगर आपने बसेस में सफर किया हो या मेट्रो में सफर किया हो. मेट्रो में तो खैर ये वो स्ट्रेट लाइन में चलती है मेट्रो, तो इतना पता नहीं लगता, बट ये बसेस में ज्यादा पता लगता है. पकड़ने के लिए जो डंडे दिए होती है, रेलिंग्स दी होती है, वो किस लिए? कि एकदम से बस अगर लेफ्ट या राइट मुड़ेगी तो आप गिरे ना, आपको सपोर्ट मिल जाए उससे. आप गिर किस लिए सकते हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से. तो लेफ्ट अगर बस मुड़ेगी तो आपकी बॉडी स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो आप गिर सकते हैं. यही बात इस एग्जाम्पल में इनर्शिया ऑफ रेस्ट के केस में भी है कि आपको सपोर्ट की जरूरत है. इनर्शिया ऑफ मोशन के केस में भी. तो इसलिए वो डंडे आपको दिए जाते हैं पकड़ने के लिए, सपोर्ट के लिए. तो क्वेश्चन 27 इस बात के लिए, इसका आंसर यहाँ पे सी में. क्वेश्चन 28 भी आप आंसर कर लेंगे. आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं. फिर हम इस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं. जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया. तो ए पार्ट में भी चॉइस दी है. तो इनर्शिया हमने पढ़ा था, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा. तो सिंपली आपने देखना है कि इन दोनों में से किसका मास ज्यादा होगा, रबर बॉल या स्टोन ऑफ सेम साइज. ऑब्वियसली स्टोन का ज्यादा होगा, तो इसलिए आंसर हो गया स्टोन. और बी में ट्रेन का मास ज्यादा है, सो ट्रेन. सी में 5 रुपीज कॉइन या 1 रुपी कॉइन, सो 5 रुपीज कॉइन, क्योंकि वो बड़ा है उसका मास ज्यादा है. क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन पढ़िए खुद, फिर मैं इसका मतलब बताता हूं. इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया अपने ही टीम के दूसरे प्लेयर पे, फिर दूसरे प्लेयर ने फिर से उसे किक किया गोल की तरफ. ओके, तो वहां पे दूसरी टीम के गोलकीपर ने उसको पकड़ा, कलेक्ट किया और फिर उसे किक किया अपनी टीम के प्लेयर की तरफ. तो ये बताना है कि कितनी बार बॉल की वेलोसिटी चेंज हुई, और हर बार ये बताना है कि कौन से एजेंट ने फोर्स अप्लाई की. ओके, तो इस केस में 4 बार चेंज हुई है वेलोसिटी ऑफ बॉल. वो हम देखते हैं कैसे. पहली बार तो तब चेंज हुई जब फुटबॉल प्लेयर ने बॉल को किक किया दूसरे प्लेयर की तरफ.
तो पहले बॉल की स्पीड 0 थी, उसने किक किया तो उसकी स्पीड बढ़ी, दूसरे प्लेयर पे गई वो बॉल। सो एजेंट सप्लाइंग फोर्स इज द प्लेयर हु किक्ड द बॉल। जो फर्स्ट प्लेयर है जिसने किक की वो एजेंट हो गया यहाँ पे। फिर दूसरी बार वेलोसिटी चेंज हुई, जो दूसरा प्लेयर था उसने जब वो बॉल गोल की तरफ किक की, ठीक है, तो इस केस में जो अदर प्लेयर है उसी टीम का, वो एजेंट सप्लाइंग फोर्स हो गया। फिर थर्ड टाइम वेलोसिटी चेंज हुई जब अपोजिट टीम के गोलकीपर ने फुटबॉल को कलेक्ट किया, क्योंकि पहले बॉल की कुछ स्पीड थी, जब कलेक्ट किया तो बॉल अब रेस्ट पे आ गई। तो यहां पे गोलकीपर हो गया एजेंट सप्लाइंग रिटार्डिंग फोर्स। चौथी बार वेलोसिटी चेंज हुई जब गोलकीपर ने अब किक किया बॉल को अपने ही टीम के प्लेयर की तरफ। और यहां पे गोलकीपर हो गया एजेंट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3, explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. तो जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया उसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ लीव्स, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से लीव्स फॉल होगी। जैसे वो कपड़े वाला जो एग्जांपल था, गीले कपड़ों को झाड़ा, तो ये उससे मिलता जुलता ही है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि एक ही इनर्शिया, एक ही टाइप का इनर्शिया एक्ट होगा, दो या तीनों कंबाइंड, दो ही होते हैं मोस्टली, दो कंबाइंड भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 को आप पढ़ सकती है, कैसे लिखा है, पहले जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसी तरीके की एक्सप्लेनेशन है। फिर क्वेश्चन 4 जो है ये मैं ऑलरेडी एग्जांपल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसको आप पढ़ सकती है। फिर इस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन देखे तो दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, सो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करके, जैसे पहले एग्जांपल्स में आपने समझा इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, उसी तरीके की थोड़ी लैंग्वेज आपने बनानी है। क्वेश्चन 3 है, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन रूफ और बस विद अ रोप। इस क्वेश्चन को भी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो सेम वैसे ही लिखना है। हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। और a javelin throw is marked foul if the thrower crosses over the marked line for throw. Why do throwers sometimes fail to stop themselves before line? जेवलिन थ्रोअर मतलब कि अगर आपने स्पोर्ट्स देखे ओलंपिक्स के, तो वो ऐसे डंडा सा होता है, दौड़ते हुए आते हैं और ऐसे फेंकते हैं, और वो देखा जाता है कितनी दूर फेंका। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कई बार एक जो लाइन होती है उसके पीछे रहना होता है, तो वो क्रॉस क्यों हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। जो थ्रोअर है उसके इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ये पहले मैं एक्सप्लेन अच्छे तरह कर चुका हूं, उसी तरीके से एक्सप्लेन करना है जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल में था। आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 30, व्हाई ए सर्कुलर ग्रूव इज प्रोवाइडेड इन ए सॉसर फॉर प्लेसिंग द टी कप। मींस एक जो प्लेट होती है तो जिसमें चाय सर्व की जाती है, तो उसमें आप नोट करो कई बार बीच में थोड़ा सा गड्ढा सा होता है, उसमें जो चाय का कप है उसको प्लेस किया जाता है। तो वो गड्ढा क्यों होता है, ये क्वेश्चन में पूछ रही है। तो वो इसीलिए ताकि अगर किसी वजह से भी जर्क्स लगे
जो पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर पानी है एक ट्रे में और एकदम से हम मुड़े, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो गिर सकता है। तो वही चीज यहाँ एक्सप्लेन करनी है कि उस वजह से गिरे ना चाहे, तो इसलिए वो दिया जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है। सो यू कैन रीड इट। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, a body in its uniform state of motion will continue in the same state. However, it is observed that moving bodies always stop. Why? So this is because of frictional force due to surface and also air acting on body. Okay, जो फ्लोर की ग्राउंड की फ्रिक्शनल फोर्स है वो तो है ही, बट एयर में भी फ्रिक्शनल फोर्स होती है, वो भी उसको स्टॉप करती है। तो ये आप पढ़ सकते हैं कैसे लिखना है। फिर क्वेश्चन 32 है, ए हॉर्स कंटिन्यूज टू अप्लाई ए फोर्स टू मूव ए कार्ट विथ कांस्टेंट स्पीड, व्हाई? तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है उसमें तो हमें कोई अलग से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। बट नॉर्मल सिचुएशंस में हमेशा फ्लोर पे ग्राउंड पे अगर कोई चीज चल रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगाना जरूरी है। जैसे हमने पहले पार्ट ऑफ वीडियो में मैंने आपको जो समझाया था कि जब वो फ्रिक्शनल फोर्स और जो फोर्स लगाई जा रही है कार्ड को मूव करने के लिए, पुलिंग फोर्स, वो जब इक्वल होगी, सो कार्ड उस सिचुएशन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहेगी। तो उसी के बेसिस पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे। Okay students, bye in this video. Take care.